हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस 20 मिनट सीरीज के अंदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस का टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। और कहीं ना कहीं हमारा ये लास्ट टॉपिक है। 20 मिनट सीरीज हमने स्टार्ट करा जिसके अंदर हमने 10 से 11 वीडियो के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस की, वो भी कम समय में। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर मैं ये 4 इंस्टीट्यूशन की बात करूंगा: IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO और एंकटैड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो सो दैट उनकी भी मदद हो पाए। बात अगर करें हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, IMF की, तो सबसे पहले हमें जानना होगा IMF एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बढ़ावा देता है ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन को और साथ ही साथ एक्सचेंज रेट में एक स्टेबिलिटी बनाए रखता है। साथ ही साथ वो ट्रेड ग्रोथ की भी बात करता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करता है। इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये आपके इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करेगा। कंट्रीज जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही हैं उनको सपोर्ट करती है ये इंस्टीट्यूशन, और साथ ही साथ पूरे ग्लोबली एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करना है उसको भी फैसिलिटेट करती है। तो ये मेजर जो हमारे IMF जो है, ये एक IMF का इंट्रो है। अब बात करते हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट की। 1944, याद रख लेना, 1944 ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। ऑपरेशनल कब से हुआ ये इंस्टीट्यूशन? 1945 से। बहुत शॉर्ट में और बहुत क्रिस्प तरीके से मैंने चीजों को यहाँ पे लिख रखा है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलो या नोट्स बनाते चलो। हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में है। मेंबर्स 190 प्लस कंट्रीज है। फाउंडर्स की अगर हम लोग बात करें, कंट्रीज एमिंग टू रीबिल्ड द ग्लोबल इकोनॉमिक पोस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहले क्या करेगा? प्रमोट करेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन को। ठीक है, इंटरनेशनली जो भी नेशंस को पैसे की जरूरत है कॉपरेट करे एक दूसरे को। ठीक है, इंश्योर करेगा एक्सचेंज रेट बनी है हुई है या नहीं, बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है या नहीं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, BOP प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने के लिए भी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। BOP में भी हमने ये चीज पढ़ा था। साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो यहां पे सबसे पहले तुम्हें बोर्ड ऑफ गवर्नेंस देखने को मिलेगा। हर मेंबर कंट्री अपना खुद का एक गवर्नर अपॉइंट करती है। जनरली ये फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं या फिर सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, अथॉरिटी होती है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड आते हैं इसमें। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है डेली मैनेजमेंट हैंडल करेंगे। इसके अंदर 24 डायरेक्टर्स आते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ऑल मेंबर कंट्रीज को। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब चीफ ऑफ स्टाफ, या कह सकते हो IMF ऑपरेशन के हेड। ठीक है। और इसमें जो वोटिंग सिस्टम होती है वो होती है कोटा बेस्ड वोटिंग सिस्टम। वोटिंग पावर प्रोपोर्शनल ऑफ ए कंट्रीज फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी वोटिंग सिस्टम होती है? तो कोटा, ये चीज याद रख लेना। ये डिटरमाइन करता है IMF के रिसोर्स का एक्सेस को लेकर और उसके इन्फ्लुएंस को। तो कोटास लो फिर से आ गया। कोटास की अगर हम लोग बात करें तो कोटास जो है ये डिटरमाइन करती हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट, वोटिंग राइट्स और बोरोइंग कैपेसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई पूछ ले या एग्जाम में आ जाए कोटा क्या डिटरमाइन करते हैं, तो ये 3 चीज तुम्हारे मुंह पे होने ही चाहिए: फाइनेंशियल कमिटमेंट, वोटिंग राइट्स और बोरोइंग कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट आता है स्पेशल ड्राइंग राइट। UGC नेट में इस पे काफी क्वेश्चन आया है। स्पेशल ड्राइंग राइट की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे तुम देखोगे SDR क्या है? ये बास्केट ऑफ करेंसीज है। इसमें तुम्हें USD देखने को मिल जाएंगे, यूरो, चाइने वाला आता है, फिर जापानीज वाला आता है और GBP भी आता है। इसको और भी मैंने ब्रॉडली एक्सप्लेन किया है तो तुम देख सकते हो। यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे तुम्हें किसका देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। सब कुछ यहाँ पे सीक्वेंस में मैंने दे रखा है, तो इस चीज को ध्यान से याद कर लेना। इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, तुम्हें इसको लर्न करना होगा। तीसरा इंस्ट्रूमेंट आता है लेंडिंग प्रोग्राम्स, जहां पे तुम्हें स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। वैसी कंट्रीज जो कि BOP प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं तो उसको शॉर्ट टर्म में ठीक करने के लिए शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स जो है IMF देती है। दूसरा आता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। लॉन्ग टर्म सपोर्ट अगर चाहिए तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है आपके लिए टूल। फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन FCL, हाई क्रेडिट वर्दीनेस कंट्रीज जो होती हैं उनको रैपिड एक्सेस प्रोवाइड करता है FCL। तो ये सारे टूल्स हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए IMF ने टूल्स बना रखे हैं। पोवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, PRGT टूल उसके लिए है। कंसेशनल लेंडिंग देती है
वैसी कंट्रीज जिनकी इनकम काफी कम है। तो ये लेंडिंग प्रोग्राम्स के अंदर टोटल 4 टूल्स हैं। ठीक है, सर्विलांस की अगर हम लोग बात करें तो आईएमएफ क्या करती है, ग्लोबल इकोनॉमी को मॉनिटर करती है, एक्सचेंज रेट को मॉनिटर करती है और फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज भी देखती है। एनुअल आर्टिकल 4 कंसल्टेशंस विद द मेंबर कंट्रीज, तो आर्टिकल 4 जो है वो डिस्कस करते, इतना डीपली मत पढ़ना, बस मैं तुम्हें ओवरव्यू देते जा रहा हूं, जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट बस लिख दी गई हैं। कुछ टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है आईएमएफ, जैसे ट्रेनिंग और गाइडेंस से रिलेटेड, तो इसको भी देख लेना। फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ट्रेड प्रमोशन, पॉलिसी गाइडेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग, तो ये सारी फंक्शंस जो है किसकी, आईएमएफ की हैं। क्लियर? तो आईएमएफ में हमें इतनी सारी चीजें याद रखनी है। अब हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक क्या है, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है अराउंड द वर्ल्ड। इसका एम है टू रिड्यूस पॉवर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू रिड्यूस पॉवर्टी, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सपोर्ट सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू फंडिंग, पॉलिसी एडवाइस, रिसर्च एंड टेक्निकल असिस्टेंस। वर्ल्ड बैंक फोकस करता है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे, इन कॉन्ट्रास्ट टू द आईएमएफ। जो आईएमएफ जहां देखोगे तुम शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इश्यूज को देखती थी, लेकिन जो हमारा डब्ल्यूटीओ है ये लॉन्ग टर्म इश्यूज को देखता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि डब्ल्यूटीओ क्या देखता है और आईएमएफ क्या देखता है। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो इसको भी 1944 में ही फाउंड किया गया था, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से। ऑपरेशनल कब से हुआ, 1945, वॉशिंगटन डीसी यूएसए हेडक्वार्टर हो जाता है इसका। इसका पर्पस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करना, सपोर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। चलो स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल इसमें 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, जो भी इसके क्रक्स हैं तुम्हें मैं वो प्रोवाइड करूंगा, बताऊंगा। सबसे पहला आता है आईबीआरडी। आईबीआरडी को स्टैब्लिश कब किया गया था, 1944 में, आईडीए को 1960 में, आईएफसी को 1956 में। ठीक है, यहां पे इसी से हम लोग चार्ट से पढ़ेंगे। आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका फोकस होता है मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज पे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट लोन्स प्रोवाइड करना किसका काम होता है, आईबीआरडी का। यही चीज यहां पे भी लिख रखा है, मार्केट बेस्ड लोन प्रोवाइड करना और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देना। आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका भी फोकस लो इनकम कंट्रीज पे होगा। ये सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करते हैं और ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे, पॉवर्टी को कम करने में मदद करता है। तीसरा था आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका फोकस होता है प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट पे। देखो चीजों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कर दिया है कि किस इंस्टीट्यूशन का क्या फोकस है और क्या काम करती है, वो क्या प्रोवाइड करती है। आईएफसी जो है ये प्राइवेट सेक्टर पे फोकस करती है और इक्विटी प्रोवाइड करेगी, लोन प्रोवाइड करेगी और एडवाइजरी सर्विस देती है प्राइवेट इंटरप्राइज को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्राइवेट वर्ड। मेगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये क्या करती है, इन्वेस्टमेंट रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब ऑफर करेगी क्या, हमें पॉलिटिकल रिस्क गारंटी टू इन्वेस्टर्स इन डेवलपिंग कंट्री, रिस्क को लेकर गारंटी देना, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। फिर उसके आता है हमारा आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर अ सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, दो नेशन के बीच डिस्प्यूट हो गए इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो उसको सॉर्ट आउट कौन करेगी, वर्ल्ड बैंक की आईसीएसआईडी। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन सर्विस, उसी चीज को यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सबके डेट्स दे रखे हैं, याद रख लेना। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात की जाए तो पॉवर्टी को रिड्यूस करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बनी रहे उसको सपोर्ट करना। ये सारी चीजें अभी हमने ऊपर डिस्कस करी हैं। इसके बाद आता है फंक्शंस। फंक्शंस भी वही चीजें, इसमें कुछ डिस्कस करने वाली बात नहीं है। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो आईबीआरडी का लोन, आईडीए का क्रेडिट, ठीक है, ग्रांट्स हो गए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट बोला ना प्राइवेट वाला, गारंटीज मेगा जो देता है, और टेक्निकल असिस्टेंस जो सारी चीजें होती हैं, तो उसी चीज को अलग अलग यहाँ पे मैंने बाइफरकेट किया है। चलो बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट गवर्नेंस की। तो गवर्नेंस की अगर बात की जाए तो इसके अंदर एक गवर्नर आपको हर एक मेंबर कंट्री से देखने को मिल जाते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, प्रेसिडेंट होते हैं वर्ल्ड बैंक के, वोटिंग पावर भी यहाँ पे होती है, और वोटिंग पावर जो होती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन मतलब शेयर्स से डिटरमाइन की जाती हैं। मेजर कंट्रीब्यूटर्स में यूएसए है, जापान है, जर्मनी, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज हैं। क्लियर? आ जाओ अपने डब्ल्यूटीओ पे।
ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नाम पे फोकस करना, ट्रेड से रिलेटेड बातें होगी। WTO इज ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि डील करती है विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशन। इसका एम क्या है? स्मूथ, प्रेडिक्टेबल और फ्री ट्रेड हो पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये इंकरेज करता है ग्लोबल ट्रेड लिबरलाइजेशन को, एक प्रिडिक्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है पूरे ट्रेड रूल्स में। साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, पॉवर्टी को कम करना, ये सारी चीजें होती हैं। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1995 में लाया गया था और इसने जनरल एग्रीमेंट गैड जो है उसको रिप्लेस करा था। जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। टाइमलाइन देखो, ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना एक बार इसको। 1947 में गैट एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है। 1973 से 79 टोक्यो राउंड चला। 1986 से लेकर 1999 यूरेगे राउंड चला। 1995 में WTO एस्टैब्लिश हुआ। 2001 में दोहा डेवलपमेंट राउंड, 2013 में बाली पैकेज और 2020 जो है ये डिजिटल ट्रेड को फोकस कर रहा है, ई कॉमर्स को फोकस कर रहा है और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी 20s की बात करें अगर तो ये टाइमलाइन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, तो टाइमलाइन याद रख लेना। WTO के ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रमोट करता है फ्री ट्रेड को, ट्रेड प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब क्लियर और एक इन्फोर्सेबल अप्लाई होने लायक रूल्स जो है उसको प्रोवाइड करना, ट्रेड डिस्प्यूट्स जो होते हैं दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड के दौरान गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लड़ाई झगड़ा हो जाती है तो उसको सेटल करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ट्रेड पॉलिसीज को मॉनिटर करना, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। WTO की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें तुम्हें देखने को मिलेंगे काउंसिल्स और कॉन्फ्रेंस। पहला आता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होंगी और मीट्स एटलीस्ट एवरी 2 years। ठीक है। दूसरा जनरल काउंसिल जो कि हर डे टू डे ऑपरेशंस को सेटल करते हैं। तीसरा है काउंसिल्स एंड कमिटीज, जैसे कि गुड्स को लेकर काउंसिल बनी हुई है, सर्विस को लेकर काउंसिल बनी हुई है, ट्रिप्स काउंसिल बनी हुई है। फिर चौथा आता है सेक्रेटेरिएट, इसके अंदर तुम्हें डायरेक्टर जनरल देखने को मिलेंगे जो कि रिसर्च, पॉलिसी सपोर्ट और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। अब अगर हम लोग बात करें WTO के की प्रिंसिपल्स की तो WTO का पहला आता है प्रिंसिपल नॉन डिस्क्रिमिनेशन। उसमें सबसे पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन, जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसको इक्वली ट्रीट करना। दूसरा नेशनल ट्रीटमेंट, जो भी आप गुड्स इंपोर्ट करोगे इंपोर्टेड गुड्स को सेम ट्रीट किया जाएगा जो कि एज अ डोमेस्टिक गुड्स होते हैं, ये WTO की प्रिंसिपल है, अब लोग माने या ना माने। रेसिप्रोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे बोला गया हर नेशन के बीच में म्यूचुअल कंसेशन हुआ करेगा, ट्रेड नेगोशिएशंस हुए करेंगे। ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जो भी रूल्स बनेंगे, पॉलिसीज बनेंगी, रेगुलेशंस बनेंगी, उसमें तुम्हें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता तुम्हें देखने को मिलेगी। बाइंडिंग और इनफोर्सेबल कमिटमेंट्स होंगे, जो भी मेंबर कंट्रीज होंगी वो अपने कमिटमेंट को लेकर बाउंडेड रहेंगे। और स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात यहां पे की गई। चलो, फंक्शंस जो भी हमने डिस्कस किया सारी चीजें वही हैं। मेजर राउंड्स, चलो यहां से हमें याद रखना है। जेनेवा राउंड हुआ कब था? 1947 में। देखो पढ़ना तुम्हें है ये सारी चीजें, मैं बस तुम्हें बता दे रहा हूं, क्योंकि अगर इन सबको हम लोग डिस्कस करने बैठ जाए ना तो काफी लेक्चर लंबा हो जाएगा, 20 मिनट सीरीज नहीं रह जाएगा ये। जेनेवा राउंड 1947 में हुआ। NSA राउंड 1949 में हुआ। टोक्यो राउंड 1950 से लेके 51 चला। जेनेवा 55 से 56 चला। डिलियन राउंड 1960 से 1962। कैनेडी राउंड 1964 से 1967। देखो सबके छोटे छोटे पॉइंटर्स मैंने लिख रखे हैं, अगर तुम इनको भी पढ़ लोगे ना तो एग्जाम में अगर आ जाता है तो हिट क्लिक कर जाएगा उस टाइम पे तुम्हारे माइंड। टोक्यो राउंड 1973 से 79। यूरेगे 1986 से 1994। ठीक है। यूरोगे को बोला गया सबसे ज्यादा कंप्रेहेंसिव राउंड। फिर दोहा डेवलपमेंट 2001 से प्रेजेंट तक। फिर बाली पैकेज 2013। एग्रीमेंट, अब तो चलो ये तो अलग एग्रीमेंट। तो ये 10 जो है ना जरूर से जरूर याद कर लेना, क्योंकि होता ये है ना एग्जाम में तुम्हें सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस देखने को जब मिलेंगे तो हो सकता है अरेंज करने को दे दिया जाए, अक्सर यूजीसी नेट में आती है ये चीजें। अब अगर बात की जाए एग्रीमेंट्स अंडर WTO की तो टोटल तुम्हें यहाँ पे कितने एग्रीमेंट्स देखने को मिल रहे हैं? 5। तो सबसे पहला आता है गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गुड्स में ट्रेड होगा। गैट्स जो होता है सर्विसेज में ट्रेड करेगा। गैट और गैट्स में डिफरेंस है, गैट सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात करेगा, गैट सर्विस की बात करता है। ट्रिप्स,
ट्रिप्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जितने भी होते हैं, मतलब आईपी प्रोटेक्शन की बात होगी, उसकी होगी, तो उसके लिए ट्रिप्स हो गया। डीएसयू, डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग, लीगल इन्फोर्समेंट जो होता है रूल्स का, उसको लीगली इंप्लीमेंट करना। और टीएफ एक होता है कस्टम्स को लेकर बॉर्डर प्रोसीजर्स बेसिक वाली जो होती है उसकी बात करता है। तो इसको याद रख लेना। चलो, अब देखो अंकटैड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इंट्रोडक्शन तुम्हें दे देता हूं इसका, तुम खुद से भी इसको पढ़ लेना एक बार। देखो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि स्टैब्लिश की गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो कि ट्रेड को प्रमोट करती है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, ये एड्रेस करेगी इकोनॉमिक चैलेंजेस को जो भी डेवलपिंग कंट्रीज फेस करती हैं, रिसर्च, पॉलिसी एडवाइस और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन। स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 30 दिसंबर 1964 को यूएन जनरल के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, पहला कॉन्फ्रेंस इसका जेनेवा में हुआ, स्विट्जरलैंड में 1964 में हुआ। जेनेवा स्विट्जरलैंड 1964 में हुआ, हेडक्वार्टर वहीं पे है इसका। क्यों स्टैब्लिश किया गया? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को एक वॉइस चाहिए था इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन में, और साथ ही साथ जो ट्रेड इम्बैलेंस होते हैं, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज होती है, टेक्नोलॉजिकल गैप्स आते हैं, उसको सही करने के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो ओवरऑल कहे तो ट्रेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इन्हांस करने के लिए, कमोडिटी डिपेंडेंसी को देखने के लिए, तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स रहे। अब बाकी चीजें इसमें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेना। बाकी जो मैंने तुम्हें ये 3 इंस्टीट्यूशंस करवाए ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना। सारी वीडियोस देखने के बाद तुम्हें मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तक तो हमारे बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के 20 मिनट सीरीज खत्म हुई। अब तुम्हें बताना है कमेंट सेक्शन में कि आगे कौन सी यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताना। स्टार्ट करेंगे उस यूनिट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।